दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यकीनन आपको यहाँ से कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और आज हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पीपीएससी ने ये पूछा है कि द न्यू नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम, यानी कि जो मिड डे मील है उसको अब किस नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीएम पोषण स्कीम के नाम से अब जाना जाएगा। दोस्तों, देख लेते हैं कि इसका नाम कब परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि जो द मिड डे मील है, यहाँ पे देखिए द मिड डे मील स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिड डे मील का कार्यक्रम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, यानी कि मध्याह्न भोजन का योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत किया जाता है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी कि केंद्र सरकार का योजना है। पेपर में ये भी पूछा जाएगा, जो प्रधानमंत्री पीएम पोषण यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो है स्कीम है, पीएम पोषण के नाम से जाना जाएगा। और इसमें जो बच्चों को कवर किए जाएंगे वो स्टूडेंट्स ऑफ, ठीक है, बाल वाटिका चिल्ड्रंस 3 to 5 years एज ग्रुप फ्रॉम प्री प्राइमरी क्लासेस, यानी कि यहाँ पे 3 से 5 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों के छात्रों के लिए भी यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो योजना है, यानी कि मिड डे मील की जो शुरुआत है, मध्याह्न भोजन की जो शुरुआत है 1995 में सबसे पहले किया गया था। पेपर में यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो मध्याह्न भोजन है सबसे पहले कब, यानी कि किस वर्ष में लागू किया गया था। तो 1995 में सबसे पहले लागू किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम है, यानी कि किसी भी विश्व में, किसी भी देश में, भारत में सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी कि यहाँ पर जो सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 2021 में इसका नाम बदल दिया। 1995 यानी कि 2021 से पहले पहले इसका जो नाम हुआ करता था वो हुआ करता था मिड डे मील, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल करके रख दिया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, यानी कि पीएम पोषण योजना। ठीक, इस पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका 3 से 5 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों के को भी शामिल इसमें किया गया है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया द वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे, यानी कि ये विश्व ब्रेल लिपि डे कब मनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि डे के रूप में मनाते हैं। चूंकि 4 जनवरी को ही, कब, 4 जनवरी को ही अ, लुइस ब्रेल ने इस 6 डॉट पर आधारित इन्होंने एक यहाँ पे बनाया था। 6 डॉट पर आधारित जो कि ब्रेल लिपि है। उनको जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो इससे टच करके वो पढ़ लेते हैं कोई भी चीज को। तो ये मूल ब्रेल प्रतीक है, जो ब्रेल सेसल कहा जाता है। व्यस व्यवस्थित 6 बिंदु पर आधारित होते हैं, यानी कि ये टोटल 6 डॉट पर बेसिस होते हैं। और ये लुई ब्रेल ने 1824 में इस प्रणाली का आविष्कार किया था। यानी कि एक व्यक्ति हुआ करता था जिस फ्रांस के, उस व्यक्ति का नाम था लुई ब्रेल, और उन्होंने 1824 ईस्वी में इस पद्धति की खोज की थी, जो कि अंधे व्यक्ति हैं वो इस डॉट के बेसिस पर वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और इसीलिए ये 4 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। पेपर में 2-3 चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो 1824 में। किसने किया था, तो लुई ब्रेल ने। कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। तो ये सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ब्रेल डे कब करते हैं, तो 4 जनवरी को करते हैं। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि द सन इज, यानी जो सूर्य है जो एक क्या है, एक पीला तारा है, लाल तारा है, या फिर श्वेत तारा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पीला एक तारा है। अब ये कोई कहेगा सूर्य तो पीला चमकता नहीं है, लेकिन आप जब एक्चुअल में देखेंगे तो वहाँ पे सूर्य के बीच, यानी कि सेंटर, यानी कि पूरे सूर्य से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे जो गैसेस हैं वो निकल रही होती है, जिसके कारण वहां से आपको येलो येलो दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सूर्य क्या है, एक पीला
तारा है। चलिए, यहाँ पे अब हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये है सूरज है और यहाँ पे द सन इज येलो ड्वार्फ स्टार। सूर्य एक पीला बौना तारा है जो हमारे सौर मंडल में केंद्र में चमकती गैसों की एक गर्म गेंद है। ठीक है, इनमें भरने के लिए सूर्य की मात्रा 1.3 मिलियन पृथ्वी की आवश्यकता पड़ती है। परमाणुओं की संख्या लगभग यह 91.0% हाइड्रोजन और 8.9% हीलियम से बने हैं। कहने का मतलब जो सूर्य है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी हाइड्रोजन गैसेस हैं, वो भी कितना है 91.0%, यानी कि 91% जो है ये हाइड्रोजन है, बाकी हीलियम गैसेस हैं। तो सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या है हाइड्रोजन है और उसके उपरांत यानी उसके बाद क्या है हीलियम है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, कई बार पेपर में इसको पूछ लिया जाता है और अभी वर्तमान में पूछा गया है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये अक्षांश रेखाएं होती क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इस तरह से अगर आप यहाँ पे इस तरह से आप अगर ग्लोब को बनाएंगे तो ग्लोब में अगर आप ऐसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो बीच में है इसको कहते हैं जो है ये बीच में सेंटर में विषुवत रेखा या फिर इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। जस्ट इसी के ऊपर इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से जाएंगे तो इसी को कहते हैं अक्षांश रेखा। इसी वाले पॉइंट को क्या कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चंस में यही पूछा गया है कि टोटल जो ये पृथ्वी है यानी कि ग्लोब है, टोटल अक्षांश रेखा कितने डिग्री पर होता है, यानी कि 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की कितनी होती है। तो देखिए ये टोटल ये वाला यहाँ पे 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है और इसके उपरांत ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इसके उपरांत इधर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे और इधर जाएंगे तो नीचे, यानी कि ऊपर का मतलब है ये वाला साउथ है और ये ऊपर वाला जो है वो साउथ नहीं है, वो नॉर्थ है और नीचे वाला जाएंगे तो ये क्या है साउथ है और इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ये वाला जो है ये 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऊपर जाएँगे, इस तरीके से आप क्या जाएँगे ऊपर जाएँगे। अब वो ये कह रहे हैं कि 1 डिग्री अंतराल पर, यानी 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री, इस तरीके करके जाएँगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे पहुँच जाएँगे। लास्ट वाला पहुँचेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री का मतलब है यहाँ पे 0 है। तो पूरा यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे 89 है। तो 89 ऊपर में और 89 नीचे में। तो यहाँ पे 89 प्लस 89 दोनों को कर देते हैं, यानी कि 2 ऊपर तो उससे 2 से गुना कर देते हैं। 9 दूनी 18 1 और 8 दूना 9 दूनी 18, यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल मेरा चल, अब देखिए 9 दूनी 18 8 बचा 1, 8 दूनी 16 16 1 17। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने हैं 178। लेकिन ये जो बीच वाला है जो इक्वेटर जिसे कहते हैं ये भी तो अक्षांश रेखा है, तो एक यहाँ पे आप क्या करेंगे जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया 8, एक यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, तो टोटल कितने होते हैं 179। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही ने इस क्वेश्चंस को बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा ये तो अक्षांश रेखा है, अगर इसी को हम देशांतर रेखा की बात करें तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए क्या है ये, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे हम एक आपको यहाँ पे बताते हैं आपको, देखिए इस तरह से, इस तरीके मैं अगर मान लूँ तो इस तरीके से हमारे एक हमने एक ग्लोब बना लिया, ठीक है। अगर हमने अभी अभी देखा कि अगर इस तरीके से है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं इसको, अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री यानी कि शून्य, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा सेंटर पे, यहाँ पे 0 डिग्री, इस तरह से आप अंतराल करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में जाएंगे तो 89 डिग्री और इसी तरह से आप यहाँ पे नीचे इधर करेंगे तो यहाँ पे भी कितना होगा 89 डिग्री। तो 89 प्लस 89 यानी कि 89 यहाँ पर, 89 यहाँ पर, अब प्लस में ये जो बीच वाला जो है ये बीच वाला यहाँ 0 डिग्री वाला यहाँ पे एक जोड़ देंगे तो ये टोटल मिला के 179 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। अब देशांतर रेखा क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर हम इस तरीके से मान लिए हम एक ग्लोब बनाते हैं, इस तरह से हम एक अपने क्या करा ग्लोब बना लिया। अब देखिए यहाँ पे बीच में एक लाइन यहाँ पे होता है इस तरह से ये वाला, ठीक है। यहाँ पे
तो ये वाला जो रेखा होता है इसी को कहते हैं देशांतर रेखा। कितना होता है ये? देशांतर रेखा। ये होता है देशांतर रेखा। तो इस पॉइंट को आप यहाँ ध्यान रखेंगे। ये अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा। इसको कहते हैं लेटीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि टोटल नंबर्स ऑफ लेटीट्यूड लाइंस 80 डिग्री साउथ यानी कि ऊपर की तरफ, और नॉर्थ नीचे की तरफ, और नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, और टोटल इक्वेटर एक मिला देंगे तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे वो हो जाएगा 179, जो कि अभी अभी हमने देखा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है। अगला प्रश्न कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है। ये जो है कहाँ है? बेगूसराय में है। चलिए अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि जो बरौनी तेल रिफाइनरी है ये बिहार में कहाँ है? बरौनी रिफाइनरी ये भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी में से एक है, और इसकी क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता को 6 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़ाने की विस्तार किया जा रहा है। यानी जो क्रूड ऑयल है यहाँ पर 6 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़ाने की विस्तार किया जा रहा है। और ये है कहाँ? तो बिहार में है, और बिहार की नहीं बल्कि भारत की सबसे पुरानी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इस पॉइंट को देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बरौनी तेल रिफाइनरी बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जो बरौनी रिफाइनरी है वो बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो वो बेगूसराय में है, बेगूसराय। और यहाँ पे एक पॉइंट बेगूसराय याद रखिएगा, बेगूसराय में ही एक झील है जिसका नाम है कांवरताल झील। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरण कृषि है? देखिए उड़ीसा की बात कर रहा है। अगर हम पोडू और पेंडा की बात करें तो ये देखिए, ये उड़ीसा की नहीं है, ये पोडू और पेंडा ये दोनों के दोनों जो है ये आंध्र प्रदेश की है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की यहाँ पे बात हुई तो हम बात कर लेते हैं 1953 ईस्वी में। ठीक है, जो पोटी श्री किचलू थे, ठीक है, ये जो है यहाँ पे भाषा के आधार पर इनको ये पे अलग गया था। यहाँ पे 59 डेज तक है जो कि ये अनशन पे रहे थे, और ये मांग कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो बेवार है, ये वाला जो कृषि है ये बेवार वाला मध्य प्रदेश में है। तो बताइए कि कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है? तो देखिए पोड्डू और पेंडा आंध्र प्रदेश, बेवार मध्य प्रदेश, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस पॉइंट को आप यहाँ से देख सकते हैं। झूमिंग कृषि की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो देखिए झूमिंग कृषि को स्लैश अनबर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, और ये मिल्पा इज ए मैक्सिको, ये जो मिल्पा है ये कहाँ के हैं? मैक्सिको के हैं। सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, कुनोगो इज वेनेजुएला, रोका। देखिए ये पॉइंट की याद रखिएगा, जो मिल्पा है वो कहाँ है? मैक्सिको है। जो मिल्पा है कहाँ पे? मैक्सिको है। एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अभी जो यहाँ पे पेपर से कई क्वेश्चंस में पूछे गए थे, उसमें ये था कि जो ये मैक्सिको की जगह पे सेंट्रल अमेरिका दिया हुआ था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, मिल्पा मैक्सिको में भी है, सेंट्रल अमेरिका भी दिया जा सकता है। ठीक है, उसको कोनुको इन वेनेजुएला, वेनेजुएला में कोनुको बोला जाता है। और इसके अलावा की बात करें यहाँ पे जो रोका, देखिए रोका इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में रोका, मोसल इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग जो है वो इंडोनेशिया, लदांग कहाँ है? इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। इन इंडिया द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया। कहाँ पर? बेवार और दहिया बोला जाता है मध्य प्रदेश में। पोडू और पेंडा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, और पामा दाबी और कमान
बरिंगा की बात करें तो उड़ीसा, और कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वालरे, देखिए क्या है, वालरे और वल्त्रे इन साउथ सॉर्टर्न, ठीक है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान। खील की बात करें इन द हिमालयन बेल्ट, यानी कि जो हिमालय वाला क्षेत्र है, जो उत्तरी भाग है, वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, खील बोलते हैं। कुरुवा इन झारखंड, और झारखंड की बात करें तो झारखंड में कृषि को क्या बोलते हैं, कुरुवा बोलते हैं। एंड झुमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, अगर आप इस तरह से आप अगर भारत का देखें तो ये नॉर्थ हो गया, और ईस्ट यानी इस वाले क्षेत्र में क्या बोलते हैं, झुमिंग। ठीक, तो इस सभी पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चंस और कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देखिए रेशमी, यहाँ पे देखिए जो भागलपुर है ये एक जिला है, और आप सभी जानते हैं कि बिहार में सबसे लंबी जो नदी गंगा नदी है वो पटना में बहती है। ठीक है, करीब करीब तकरीबन 99 से 100 किलोमीटर तक जो पटना में गंगा नदी फैली हुई है, बहती है। और अगर हम सेकेंड नंबर पे बात करें, यानी कि पहले नंबर तो पटना हो जाएगा, और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर ये भागलपुर ही ऐसा जिला है जहाँ पर कि गंगा नदी सबसे दूसरी लंबी नदी है। यानी कि कहने का मतलब है बिहार में जितने भी 38 ज़िले हैं, उस 38 ज़िले में पटना में सबसे ज़्यादा लंबी गंगा नदी है। दूसरे नंबर पे भागलपुर लंबा नदी के मामले में दूसरे नंबर पे है। और भागलपुर एक स्मार्ट सिटी में भी इसे काउंट किया गया है, और इसके अलावा भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। इस सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। मधुबनी की बात करें तो ये जो मधुबनी है मधुबनी है, ये मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है। यहाँ की पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये यहाँ देश विदेश के लोग मधुबनी पेंटिंग की दीवाने हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह, ठीक, कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो 1857 में विद्रोह के बिहार की तरफ से जो संबंधित थे वो कुंवर सिंह थे, और वो कहाँ से थे, तो ये जगदीशपुर से थे। कहाँ से, जगदलपुर से। अगर पेपर में यही पूछ लिया जाए कि 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कब से, तो ये 10 मई से शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगर हाँ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कौन कहाँ से संबंधित थे। तो देखते यहाँ पे जगदीशपुर की बात करें तो कुंवर सिंह और अमर सिंह ये दोनों ही भाई हुआ करते थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह, जो कि 12 जून 1857 को विलियम टेलर और वेस्टर्न अय्यर के खिलाफ इन्होंने मोर्चा संभाला था। चलिए अगर फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर से अजमुल्ला थे 1857 में, और बरेली की बात करें तो खान बहादुर खां, कहाँ से, बरेली से, और इलाहाबाद लियाकत अली से, लखनऊ से बेगम हजरत और बिरजिस कादिर, और अगर कानपुर की बात करें तो नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व किया था। अगर दिल्ली से बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय और जफर बख्त खां, जिससे ठीक है तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी कई क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो 1856 में जो इंडियन एसोसिएशन है, यानी कि AAI, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा सुरेंद्र बनर्जी। कौन हो जाएगा, सुरेंद्र बनर्जी, ये है सुरेंद्र बनर्जी। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन के जो सबसे पहले दो प्रश्न यहाँ पे बन गया कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ, तो आप आंसर रखिएगा आप 1876 ईस्वी में। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किसने किया गया था, तो ये किया था सुरेंद्र नाथ
बनर्जी के द्वारा। दो व्यक्ति हुआ करते थे जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। वो दो व्यक्ति कौन थे? तो एक व्यक्ति थे सुरेंद्र, ठीक है, क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और दूसरे का नाम था आनंद मोहन बोस। तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, कब किया गया था? तो 1876 ईस्वी में। इस दोनों पॉइंट को याद रखेगा। और वही इसके बाद ये 1876 के बाद 1886 ईस्वी में, इसके 10 साल के बाद आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसकी विलय कर दिया गया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की, यानी कि इंडियन एसोसिएशन की। अगला प्रश्न है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो विदेशों में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम है मैडम भीखाजी कामा, जो कि 1907 ईस्वी में ये स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी में है, वहीं पर इन्होंने झंडा को लहराया था। कब? 1907 में। कब? कहाँ पर? स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ है? तो जर्मनी में है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये सभी के सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि मैडम भीखाजी कामा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट द इंडियन फ्लैग इन द फॉरेन लैंड। कब फहराया गया था? तो 22 अगस्त को। कब? 22 अगस्त 1907 को। द अनफोल्ड द फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन स्टुटगार्ट, जर्मनी। यानी कि 1907 ईस्वी में टाइम 22 अगस्त था, जो कि मैडम भिखाजी ने विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति बनी थी, जो कि कहाँ पे है? जर्मनी के स्टुटगार्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में झंडा फहराया था। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो उसका नाम है अल हिलाल। अल हिलाल। यहाँ पे और देख सकते हैं आप, तो ये जो पत्रिका है अल हिलाल, वो उ- साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। इसकी स्थापना भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता कार्यकर्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। यह अखबार 1912 से 1914 तक चला। यानी ये अखबार जो है ये 1912 से कब तक चला? 1914 तक। और जब इस प्रेस अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमेंसेस के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, क्या पूछा है वो देखते हैं। कह रहे ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आंसर होगा सहजानंद सरस्वती। कहीं आपको देखने का मिलेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? AIKS, ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो सहजानंद सरस्वती। देखिए यहाँ पे देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया गया था, और वो कहाँ पर? लखनऊ में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा को ऑल इंडिया किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया किसान सभा या फिर अखिल भारतीय किसान सभा, ये दोनों एक ही बात है। और 1936 ईस्वी में स्थापना इसकी की गई थी। और अगर पूछे कहाँ, तो ये लखनऊ में किया गया था। कहाँ पर? लखनऊ में। और स्वामी सहजानंद सरस्वती के सभा के प्रमुख थे, और इस संघ के सचिव NJ रंगा थे। कौन थे? NG रंगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, NG रंगा थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे इसका आप आंसर करेंगे। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वॉज हेल्ड इन डैश अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सहजानंद सरस्वती। यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सत्र जो सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में की गई थी, वो आयोजित कब किया गया था और कहाँ किया गया था? तो देखिए सबसे पहले कहाँ किया गया? तो कानपुर में। अब कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। कब किया गया था? 1936 में। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, कहाँ पर? कानपुर में। किसने? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न है क्या है कि पटना महिला महाविद्यालय का स्थापना
कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में किया गया था। चलिए, किसने किया था वो देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद। अभी यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि 1940 में पटना महिला कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस सोसाइटी द्वारा की गई थी? तो ये आज यहाँ पे देखिए कब पूछा कि आज आस्क्ड इन 68 बीपीएससी प्रीलिम्स हेल्ड 12 ऑफ फेब 2023 में इस क्वेश्चन को ऑफिशियली पूछा गया है। तो ये अभी-अभी हमने देखा है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन-सा हो जाएगा? सिस्टर ऑफ द अपोस्टोलिक कैमल अपॉस्टिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट कुछ है कि पटना में जो विमेन कॉलेज है की स्थापना 1940 में किया गया था। जो बिशप बीजे सुलिवन एसजे और अपोस्टोलिक कार्मेल की सुपीरियर जनरल मदर एम जोसेफ एन के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। यह बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया था और उच्च शिक्षा का पहला ये संस्थान था। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए क्या है कि विच ऑफ द पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड इन द एंट्रीम गवर्नमेंट, यानी कि अंतरिम सरकार जो गठन किया गया था। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार की गठन कब किया गया था? तो ये सितंबर में किया गया था। कब? सितंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। तो उसी में ये पूछा गया है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनके पास कौन से विभाग हुआ करता था अंतरिम सरकार में? तो वो होगा फूड एंड एग्रीकल्चर। अगर हम डिफेंस की बात करें तो बलदेव सिंह थे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है कि 1946 में, देखिए अभी-अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अंतरिम सरकार की गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। और अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन से विभाग थे? तो वो अभी-अभी बताया कौन सा? फूड एंड एग्रीकल्चर विभाग था। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास कौन-कौन सी विभागें थी, जैसे कि विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल की बात करें तो ये जवाहरलाल के नेहरू के पास था। गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा की बात करें तो ये बलदेव सिंह। रक्षा मंत्रालय की बात करें तो रक्षा मंत्रालय की यहाँ पे बात करें तो ये सरदार बलदेव सिंह हो जाएगा। उद्योग आपूर्ति की बात करें तो डॉक्टर जॉन मिथाई। श्रम की बात करें तो जगजीवन राम। खाद्य एवं कृषि विभाग की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर। तो दोस्तों आज के लिए रखते हैं इतने ही, और फिर हम अगले क्लास में फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।